जय माँ। आगे बढ़ते हुए श्री अरविंद ने और माता जी ने भविष्य के विषय में बहुत कुछ कहा है। और जैसी शायद पहले भी बात हुई थी, वो भविष्य दृष्टा के रूप में ही नहीं कहा है, भविष्य सृष्टा के रूप में कहा है। क्योंकि वो भविष्य केवल देख नहीं रहे थे, उसको क्रिएट भी कर रहे थे। इसीलिए माता जी कहती हैं कि what Sri Aurobindo represents in the world is not just a teaching or a creed, but a mighty action straight from the Supreme. तो इसलिए उनकी बात में, और हम लोग ये भी जानते हैं कि उनके अगर हम रिकॉर्ड्स ऑफ योगा पढ़ें तो उनको 1920 के ही पहले 1918 या उसके अराउंड, जब वो करीब 28, 38, 40 के ऊपर 45 साल की उम्र होगी, पांडिचेरी में उनको त्रिकाल दृष्टि आ गई थी। और इसके कई वो उदाहरण उसमें लिखते हैं, और उसमें बहुत सारी उनकी एक पूरी भविष्यवाणी की एक पन्ना भी है जो आई बिलीव कहीं पर सुरक्षित है। खैर, जो उन्होंने कहा है, उन्होंने माता जी ने, वही बहुत कुछ है हम सबको उस दिशा में चलने के लिए। तो ये जो उन्होंने देखा, उसमें पिछली बार जैसी बात हुई कि विज्ञान के अंदर एक उत्क्रांति, इनफैक्ट उन्होंने पहले ये देखा कि बहुत सारी क्रांतियाँ आने वाली हैं। ये 1909 में उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि ये जो युग आने वाला है, इसमें बहुत सारी क्रांतियाँ आएंगी और उन क्रांतियों के बीच में उदय होगा भारत के भाग्य का, और भारत स्वतंत्र होगा। तो कुछ क्रांतियाँ जिनकी उन्होंने बात की थी, उसमें एक था कि कम्युनिज्म का फॉल होना। कम्युनिज्म की एक अवधि है, कम्युनिज्म से मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म की बात हो रही है। उसका जो रूपांतरण होगा, नया रूप आएगा, वो तो एक अलग बात है, लेकिन कम्युनिज्म का को नष्ट होना है, वो चलने वाला नहीं है बहुत दिन। फिर उन्होंने इसके साथ ये भी कहा था कि उसी प्रकार से कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअलिज्म, कैपिटलिज्म, इनका भी सूर्य अस्त होगा। और जो उसके आगे आने वाली चीज़ है, उसको अगर हम कोई नाम देना चाहें तो वो डिवाइन कम्युनिज्म, जो वेदांत के आधार पे और सनातन धर्म के ही पास इसकी चाबी है। तो वो एक नई प्रकार की हर लेवल पर ये क्रांति आने वाली है। इसके कुछ पद चिन्ह प्रारंभ मानसिकता में हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये एक बात उन्होंने कही थी। उन्होंने एक बात बड़ी स्पष्ट कही कि भारत का सूर्य उदय होगा, और वो केवल भारत को नहीं बल्कि एशिया को और विश्व को उस पर आच्छादित होकर सबको प्रकाशवान करेगा। तो वो भी एक हम देख रहे हैं कि अगर आज के भी परिवेश में देखें तो भारत ना केवल बाहरी शत्रुओं से घिरा है, अंदर भी शत्रुओं से घिरा है, लेकिन फिर भी भारत के अंदर कोई चीज़ है जो ग्रो करा रही है उसको। ये ठीक है, बाहर में लोग हैं, ऐसे यंत्र उपकरण हैं, मनुष्य हैं जो भगवान के जाने अनजाने यंत्र बन रहे हैं, किंतु वो दिशा दिख रही है भारत की उसकी। फिर उन्होंने ये भी कहा, मैं अभी माँ श्री अरविंद दोनों की भविष्यवाणियों को मिला के कह रहा हूँ कि एज ऑफ रिलीजन इज ओवर। मतलब वो जो रिलीजन से उनका अर्थ था कि जो पाखंडपूर्ण, जो बाहर का एक कर्मकांड है, पाखंडपूर्ण कर्मकांड, तो वह तो चला जाएगा, और उसकी जगह मनुष्य अपने ही अंदर परमात्मा के मार्ग को ढूंढेंगे। अब ये पहले भी हुआ है, उपनिषदों की एज में भी हुआ है, कर्म कांड की जगह एक अंदर से मार्ग खोजना। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी बात करते हैं, जब श्री कृष्ण एक और वेदवाद को रखते हैं, दूसरी ओर वो ब्रह्मभूत अवस्था की बात करते हैं। लेकिन अब जो होने वाला है वो व्यक्तियों में नहीं होगा, ये कलेक्टिव इवोल्यूशन होगा। यानी अधिक से अधिक मनुष्य, एक ये सुप्रामेंटल का एक जो प्रभाव है वो ये है कि मनुष्य स्वतः ही अपने अंदर स्पिरिचुअल सीकिंग में मुड़ेंगे और जुड़ेंगे। अब ये मैं तो एक मनोचिकित्सक होने के नाते भी और आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा होने के कारण भी, मैं तो ये 12, 13, 14 साल के बच्चों में देख रहा हूँ। बच्चे जो सावित्री पढ़ रहे हैं, जो ऐसे प्रश्न करते हैं। मेरी औरमा पे भी और आस का लोकदा वेबसाइट पे लोगों के प्रश्न आते हैं, छोटे छोटे बच्चों के, जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि मनुष्य अंतर्मुखी हो रहा है। और ये केवल अब कुछ मनुष्य, कुछ आश्रम वहाँ तक सीमित नहीं है, ये चीज़ एक फैल रही है। और ये जब क्रांतियाँ आती हैं तो शुरू में एक धीमी गति से होती है, लेकिन एक टाइम के बाद ये एक्सपोनेंशियल लीप लेती हैं। तो ये तो मेरी अपनी भावना है। शायद इसी कारण ये कई सारे हम देख रहे हैं कि स्पिरिचुअल मूवमेंट्स शुरू हुए हैं पिछले 100 साल में, जो शायद इतने कभी नहीं थे। क्योंकि पहले कुछ सेक्ट्स थे भारतवर्ष में, तो हमेशा आश्रम थे, लेकिन जो पिछले 100 सालों में हम देखते हैं जगह जगह एक प्रकार का एक
प्रोलिफरेशन हुआ है। और ये भी हम देख रहे हैं कि अब स्पिरिचुअल लाइफ और योग केवल कन्फाइंड नहीं है कि हिमालय के योगी, हिमालय में कोई गुफा में योगी या हिमालय में कोई आश्रम। हम देख रहे हैं कि वो जनमानस के बीच में एक योग और आध्यात्मिक उत्क्रांति प्रारंभ हो गई है। इसको श्री अरविंद ने स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की बात कही, और उन्होंने ये भी कहा कि वो एक सेक्ट और कल्ट में लिमिटेड नहीं रहेगी। तो रिलीजन से ये भी मतलब था कि एक्सक्लूसिविटी, कि केवल ये कि भाई केवल मेरे भगवान को मानो या मेरे रास्ते को मानो, ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स विकसित होंगे और वही उनका हृदय विशाल होगा, मन विशाल होगा, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ये चीज़ हम कह सकते हैं कि ऐसे कुछ रिलीजन है जो इस एक्सक्लूसिविटी को पकड़े हुए हैं, पर उनका विलुप्त होना ये निश्चित है। अभी उसके विषय में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन उनका विलुप्त होना ये निश्चित है। यूरोप के विषय में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि इट विल बी डिस्ट्रॉयड। इसकी पुष्टि माँ ने भी की है, और इंग्लैंड के सिंक होने की, डूब जाने की भविष्यवाणी जो आई थिंक एडगर केसी ने की थी, और वो जब माँ से उसका परिचय कराया गया तो माँ भी कहती हाँ, इंग्लैंड के बारे में भविष्यवाणी की डूब जाएगा। अब ये भविष्यवाणियों में डूब जाएगा कैन मीन मैनी थिंग्स। डूब जाएगा ये भी हो सकता है कि सागर में डूब जाए, या डूब जाएगा भव सागर में डूब जाए, यानी काल की जो गति है और काल की जो धाराएं हैं उसमें डूब जाए, कि इंग्लैंड का अस्तित्व ना बचे। और ये सब संभावनाओं के अब बिल्कुल करीब दिख रहा है। यूरोप के बारे में तो बहुत ही विकट भविष्यवाणी है श्री अरविंद की, कि मैं प्रतीक्षारत हूँ कि यूरोप अपने ऑर्गेनाइजेशन में परफेक्ट हो जाए, और जब ये परफेक्ट हो जाएगा और पूरी मशीन से चलने लगेगा, जब इसको लगेगा कि मैं संसार में सबसे ऊपर हूं, उस समय ए चाइल्ड विल डिस्ट्रॉय। अब इस विषय में माँ ने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा बहुत पावरफुल है, लेकिन अभी इसको कहने का समय नहीं आया है। बाद में माँ कहती हैं अब हम इसको कह सकते हैं। तो यूरोप का जो डिस्ट्रक्शन है वो भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एक और जो उनके रिफ्यूजी, जो इनफ्लक्स, आपस में कलह क्लेश, टूटना, जो सारे उनके विवाद और इकोनॉमी, ये सब पर प्रहार हो रहा है। तो यूरोप का भी दिख रहा है कि डाउनस्लाइड है। वहीं एशिया के बारे में श्री अरविंद ने कहा है कि एशिया ना केवल बढ़ेगा, विकसित होगा, किंतु ये जो आने वाली सेंचुरीज हैं वो एशिया की सेंचुरीज हैं। तो हम चाहे ना चाहें, पर चीन, कंबोडिया, ये सारे, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये जो जापान, ये सारे जो ईस्टर्न, तो ये जो पॉलिसी बीच में आई थी लुक ईस्ट, इसके पीछे एक बहुत ही इंट्यूटिव सेंस है। ये होगा जो पूर्व के जो देश हैं, क्योंकि टाइम की साइकिल, जो समय का चक्र है, वो वेस्ट से निकलकर अब एशिया की ओर आ गया है। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने कही है, ना केवल पाकिस्तान के खंड होने की और फिर भारत से जुड़ने की। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार में जो समस्याएं हो रही हैं, वहाँ तो एकदम स्पष्ट हो रहा है कि बाहर नहीं आ रही थी जनता की, जो जनता माने जो उनकी गवर्नमेंट है उसकी बातें, लेकिन जो विस्पर्स आ रहे हैं वो ये है कि वो भी एक टाइम बॉम्ब पर खड़ा हुआ है। तो ये सारे राष्ट्र विघटित होंगे और फिर विलय होंगे। कैसे विलय होंगे? ऐसे नहीं होगा कि भारत की नागरिकता वो करेंगे, किंतु वो मिल करके एक संयुक्त भारत महाद्वीप का एक हिस्सा बनेंगे, फेडरेशन बनेंगे। और ये दिख रहा है कि अगर हम राइटिंग को देखें ऑन द वॉल, अस्पष्ट है, लेकिन दिख रही है कि कुछ ऐसा, कुछ जैसे विधाता लिखना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। फिर इसके साथ में उन्होंने ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग की है, माता जी से दलाई लामा आए थे, उन्होंने तिब्बत के बारे में पूछा था, तो माता जी ने कहा तिब्बत विल बी लिबरेटेड, तिब्बत फ्री होगा। और उसके साथ ही, और शायद तिब्बत की फ्रीडम का चीन के अंदर जो परिवर्तन आने हैं अभी, वो इससे लिंक्ड है, और चीन के अंदर भी प्रारंभ हो गया है। ये एक अंदर में ग्रह क्लेश शुरू हो गया है। और साथ में उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। तो माता जी से पूछा डिसाइपल ने कि इसके अलावा और क्या आप देख रही हैं? उन्होंने कहा अमेरिका का कन्वर्शन, क्योंकि एक समय था जब श्री अरविंद ने इसकी अपनी 5 जो स्वप्न हैं भारत के, उसमें भी कहा था कि एक फॉरेन इन्वेजन का रिस्क है, अगर भारत खंड रहा तो एक फॉरेन इन्वेजन का रिस्क है। माता जी बाद में कहती हैं कि हाँ, रिस्क है चाइनीज़ या अमेरिकन इन्वेजन का, और वो कहती हैं कि चीन आए तो सब नष्ट हो जाएगा, और अगर चीन आए तो अमेरिका आएगा चीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए भारतवर्ष में, क्योंकि वो तो नहीं चाहेगा कि चीन प्रभावशाली बने। तो एक चीन और अमेरिका के बीच में एक प्रतिस्पर्धा ये भी दिखाई दे रही है हर लेवल पर। एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने कही,
और अब हम देखते हैं कि कुछ उसके बड़े नए, कुछ कहते हैं ना वो पौधे के अंदर जो कोपल निकलती है, कि भारत अमेरिका और रूस को साथ लाने का काम करेगा, और फिर ये तीनों मिलके, भारत रूस और अमेरिका, ये तीनों मिलकर के नए युग के लिए बहुत काम करेंगे। तो अब ये तो दिख रहा है कि भारत रूस की तो अभिन्नता दिख रही है। अमेरिका, अगर हम देखें यूक्रेन, तो अमेरिका ही है, ये नाम का है यूक्रेन और रशिया युद्ध। और भारतीय अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो जा रहे हैं दोनों जगह, और ये संभव है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी वर्ल्ड की बनती जा रही है कि इन तीनों को साथ आना पड़ेगा, चाहे वो चीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए या और भी अन्य कारणों से, किंतु इकोनॉमिक कारणों से, किंतु ये तीनों साथ आएंगे, लेकिन इनको साथ लाने का काम भारत करेगा। तो ये भी माने का है कि इन तीनों का साथ आना आवश्यक है। अमेरिका के कन्वर्शन से उनका ये मतलब था कि अमेरिका अब तक एडवर्ड्स फोर्सेस को साथ दे रहा था, दे रहा है। उस समय उन्होंने ये कहा था, क्योंकि उस समय किसिंजर का ज़माना था, और वो कहती कि ये पाकिस्तान को पूरा अपना साथ देता है, और साथ में यूनाइटेड नेशंस एक केवल एक स्टूज ऑर्गेनाइजेशन है। ये 60s में माँ कह रही है, जो अब इसकी बात हो रही है कि ये यूनाइटेड नेशंस काय का यूनाइटेड नेशंस। तो ये भी श्री अरविंद ने प्रेडिक्ट किया है कि यूनाइटेड नेशंस के बाद एक अन्य संघ आएगा, इसके अंदर बहुत बदलाव आने हैं, और वो भी एक प्रोसेस शुरू हो गई है, क्योंकि इसके जो छल कपट हैं वो सबके सामने आ रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें उन्होंने विश्व पटल पे देखी हैं, किंतु जो, और भारत का विश्व गुरु बनना, ये तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। लेकिन जो सबसे अलग बात उन्होंने की है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और वो है एक मनुष्य के परे एक नई प्रजाति है, न्यू स्पेसीज बियॉन्ड मैन। तो 47 में जब श्री अरविंद स्वतंत्रता दिवस के संदेश में, और ये उनका मुख्य कार्य था, तो उन्होंने तो ये कहा था कि ये एक सुदूर संभावना है, लेकिन आज नहीं तो कल ये होगी। उसको उन्होंने पर्सनल होप का नाम दिया था, व्यक्तिगत आशा, क्योंकि ये होने वाली चीज़ थी, लेकिन कब होगी दूर है। लेकिन 56 के बाद हम ये कह सकते हैं कि अब ये जो व्यक्तिगत आशा है या एक सुदूर संभावना, वो निकट आ रही है। अब उसके बारे में माता जी ने बहुत कुछ बताया है कि मनुष्य और सुपरमैन और सुपरामेंटल बीइंग, यानी एक पूरी नई प्रजाति इवोल्यूशन के माध्यम से, जो लॉजिकल भी दिखती है कि अगर मिट्टी का ढेला अगर रेंगने लगा, प्राणवंत हुआ, रेंगने लगा, उड़ने लगा, दौड़ने लगा और सोचने लगा और हवाई जहाज में उड़ने लगा, मिट्टी का ढेला मनुष्य के रूप में, ये बड़ी अद्भुत बात है, आश्चर्य की। और आज भी मैं सुन रहा था एक फिजिसिस्ट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग गुत्थी है कि जीवन कैसे आया, इसकी कोई अभी तक कहते हैं, क्योंकि जो केमिस्ट्री है उसी के वही बिल्डिंग ब्लॉक तो वही एटम्स हैं, लेकिन एटम से बायोलॉजी कैसे निकली इसका कोई अभी तक समाधान नहीं। इसको कहा जाता है इवोल्यूशनरी गैप, और इसका कोई समुचित उत्तर नहीं है। इसका समुचित उत्तर केवल श्री अरविंद देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वोल्यूशन फॉलोड बाय इवोल्यूशन। तो लॉजिकल भी है कि अगर सृष्टि के कण कण में भगवान है, तो इसका जो अंत है वो दिव्यता ही होनी है। ये बड़ी लॉजिकल चीज़ है। मुझे तो श्री अरविंद को पढ़ने के पहले ये बात लगती थी कि ये लॉजिकल है कि अगर धरती के अंदर कण कण में सच में भगवान है, तो इसका अंत एब्रप्ट एंड ऑफ ह्यूमैनिटी, प्रलय, मोक्ष नहीं हो सकता। इसका अंत है कि मनुष्य पूरा एक सामूहिक रूप में, कोई नाम नहीं था पर मेरे मन में जो नाम आता था वो था सुपरमैन, तो सुपरमैन की ओर जाएगा, मनुष्य के बियॉन्ड। इस बात को औरों ने भी, कुछ लोगों ने कहा है, लेकिन उन्होंने इस जो चीज़ समझी है उसको पूरी तरह नहीं समझा। एक आसुरिक सुपरमैन भी कंसीव किया था नीत्जे ने, और श्री अरविंद इसीलिए उसको कहते हैं हाफ ब्लाइंड सीयर, क्योंकि उसने कुछ देखा लेकिन कुछ नहीं देखा, इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं देखी। तो ये जो सुपरमैन का आगमन है, उसके आगे सुपरामेंटल बीइंग, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि माता जी बता रही हैं कि इसके और उसके बीच में कई इंटरमीडिएट स्पेसीज होंगी, कई ऐसी प्रजातियां होंगी जो ना मनुष्य रहेंगी, ना सुपरमैन रहेंगी, ना सुपरामेंटल बीइंग रहेंगी, लेकिन ये सब वास्तव में आएंगी और विलुप्त होंगी, और ये सुपरमैन की चेतना को की ओर अग्रसर करने में सहायक होंगी। तो जो मैं बच्चों में आजकल देखता हूँ, जो चेंजेस आ रहे हैं, कई सारे चेंजेस, कई लोग उससे परेशान भी होते हैं और स्वाभाविक है, लेकिन जो मुख्य चीज़ जो मेरे इतने सारे इंटरेक्शन उससे ये आती कि ये वो इनका नाम दिया है मैंने वॉश आउट जेनरेशन। तो ये वो स्पेसीज हैं जो मनुष्य जैसे नहीं हैं, मतलब हम लोग अपने और उनके बीच में इतना अंतर है कि वो केवल जनरेशन गैप से नहीं समझाया जा सकता। जनरेशन गैप हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में भी था,
लेकिन वो जनरेशन गैप अनब्रिजेबल नहीं लगता था। और वो उसमें था कि साइंस टेक्नोलॉजी कुछ नई चीज़ें आ गई हैं, स्कूटर और ड्रेस वगैरह, पर एक समझ थी। लेकिन अब जो हमारी जनरेशन है और जो नेक्स्ट जनरेशन है और उसके बाद की जनरेशन है, एक बहुत ही उछाल है, एक बड़ा गैप है। और ऐसा गैप है कि कई बार मेरे इंटरेक्शन में जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ, 22 साल 23 साल में, ये नहीं कहता हूँ कि मेजोरिटी तो उसकी बात बाद में, तो एक नए प्रकार के बच्चे आ रहे हैं इस संसार में और समाज में, जो सामाजिक धारणाओं के परे हैं। ये नहीं कि वो गलत हैं, वो गलत सही के परे एक नया मॉरल स्टैंडर्ड ढूंढ रहे हैं, ये भी हम कह सकते हैं। क्योंकि जो पुराने मॉरल स्टैंडर्ड थे, नैतिकता के स्तंभ जो समाज की व्यवस्था मेंटेन करने के लिए थे, और वो समाज मन के आधार पर उसकी रचना हुई थी। मैं पिछले कुछ 100 वर्षों की समाज की बात कर रहा हूँ। तो सनातन धर्म की पुरातन सभ्यता में जाएं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर एक वाइडनेस है और प्लास्टिसिटी है, लेकिन बाद में एक रिजिडिटी आती है, तो वो सब टूट जाएगा और एक बच्चे अपने अंदर से एक नया मॉरल सेंस डेवलप करेंगे। और ये माता जी ने इसकी बात कही है, और वो चीज़ हम देख रहे हैं कि एक इंट्यूटिव सेंस आ रहा है उनके अंदर। तो ये इंट्यूशन की ओर बढ़ने वाला एक कदम है जो हर दिशा में बच्चों के अंदर ये आ रहा है। बच्चों से मेरा मतलब 22, 23, 24, 25, और बच्चों में भी हम एक प्रकार की सेंस देख रहे हैं। एक जस्ट एक इंटरेक्शन बताऊं, एक 11 साल का बच्चा, तो वो अचानक कहता है कि एम ऑफ लाइफ, खुद ही कहता है, उत्तर देता है। मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है एम ऑफ लाइफ है? तो कहता है कि एक मॉल है जिसके अंदर, उसके पेरेंट्स भी थे, तो कहता है कि एक मॉल है, उसमें बहुत सारे लेवल्स हैं, तो उसमें आदमी कुछ 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 मिलता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें मॉल के बाहर निकल के छत पे जाके चीज़ों को देखना चाहिए। ये 12 साल का बच्चा है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं बच्चों, ये इंट्यूटिव है, उसने कहीं कोई स्क्रिप्चर नहीं पढ़ा है, और स्क्रिप्चर में ये है भी नहीं, या अगर है भी तो उसको समझना पेरेंट्स को नहीं समझ आता कि व्हाट इज दिस संसार, और उसके परे बाहर जाके। तो लेकिन वो इस भाषा में कह रहा है कि उसको कनेक्ट करना मुश्किल है, ये तो उसकी इंट्यूटिव सेंस है। तो ये चीज़ जो हो रही है, और उसमें बायोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं। ये भी श्री अरविंद ने कहा है कि ये जो सुपरामेंटल बीइंग आएगा, ये केवल एक नई प्रजाति, अंदर की चेतना नहीं बदलेगी, इवन भौतिक चेतना बदलेगी। भौतिक देह भी उसका ल्यूमिनस होगा, प्लास्टिक होगा, और बीच में कई सब स्पेसीज आएंगी, सुपरमैन आएगा और सुपरामेंटल बीइंग। इसके भी लक्षण हैं। अब लक्षण कैसे हैं और इसकी लॉजिक क्या है? एक तो हम देख रहे हैं अल्ट्रावायलेट रेज और ये सारी चीज़ें जो धरती के ऊपर काम कर रही हैं, हमारे शरीर के अंदर ये चेंजेस ला रही हैं। तो अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि हाइट बड़ी हो गई है, लड़कियों की हाइट, एक एवरेज हाइट बढ़ गई है, और एक लाइफ स्पैन भी बढ़ गया है पिछले कुछ, अगर हम और बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, अब द्वापर में अगर हम देखें तो श्री कृष्ण की आयु, द्वापर हमारे करीब है, कितने साल, अब 5000 वर्ष कुछ कहेंगे, कुछ 7000 कहेंगे, तो छोटा मोटा वाद विवाद उसमें नहीं पड़ना है। लेकिन अगर हम एक एवरेज जो जनमानस स्वीकार करता है 5000 वर्ष की बात करें, तो श्री कृष्ण की आयु 125 थी जब उन्होंने शरीर का त्याग किया है। तो ये मतलब उसी प्रकार से हम देखें अर्जुन इत्यादि, सबसे बड़ी आयु जो उस समय थी वो भीष्म पितामह की थी, वो 175 ईयर्स, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। ऑलरेडी ह्यूमन बींग्स की एवरेज एज 85-90 हो रही है। उसका उदाहरण तो हमारे सामने है, विजय पोद्दार जी बैठे हैं, और आपको बहुत लंबी आयु हो, पर ये चीज एक दिख रही है कि मनुष्यों की एक एवरेज एज, और अगर ये कलयुग के इस फेज में है, जिसको हम अभी भी कहते हैं सतयुग में प्रथम चरण है, तो 1000 साल बाद, और जैसी शोध हो रही है विज्ञान के अंदर, ये भी माता जी ने कहा है कि पहले वो एजिंग के पार जाएगा मनुष्य, एजिंग को रिटार्ड करने की इस तरफ चेष्टाएं भी चल रही हैं। स्वतः ही कई कारणों से मनुष्य के अंदर प्रवृत्ति हो रही है कि हमारे लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्सरसाइज, और अंदर में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम बहुत अच्छी तरह नहीं जानते, लेकिन एक लाइफस्टाइल जो भी है, एक एजिंग हमारे कंट्रोल में आएगी। आश्रम में तो ये बहुत कॉमन है, यहाँ एज पता नहीं चलती कई बार लोगों की, और ये केवल इसलिए नहीं कि फिजिकल एजुकेशन है, जैसे समय ठहरता है तो एक एंटी एजिंग की प्रोसेस शुरू होगी, यूथफुलनेस का ज़्यादा दिन तक रहना, ये आइडिया कि 60 के बाद हम रिटायर हो गए, अब हम घर में बैठेंगे, ये आइडियल मोरल है, सब बच्चों के अंदर जा रहा है। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो हो रही है वो एक फिजिकल लेवल पे हो रही है। तो जैसे पहले मैंने एक तो बताया कि अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह, जिसके कारण हो सकता है कि अंदर में एक रेडियो एक्टिव चीज़ें भी एक्टिवेट हों,
जिसके कारण शरीर के अंदर एक ऐसे चेंजेस आए कि बॉडी के अंदर एक ल्यूमिनोसिटी पैदा हो। ये एक पत्र है श्री अरविंद के साथ, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। किसी ने पूछा कि क्या ये संभव है कि आने वाले समय में मनुष्य का शरीर ही रेडियो एक्टिव चीज़ों से बनेगा? तो श्री अरविंद कहते हैं संभव तो सब कुछ है, मतलब वो उसको नकारते नहीं है। वो कहते हैं ल्यूमिनोसिटी का एक आधार ये भी है कि मैटर ऐसा, अब रेडियो एक्टिविटी क्या करती है, वो आपके मैटर को इस प्रकार का बना देती है कि उसकी जो लाइफ है, हाफ लाइफ, बड़ी अलग ढंग से वो वर्क करती है। तो ये सारी चीज़ें संभव हैं। पर एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और माँ कहती हैं, जो हम लोग आज देख रहे हैं, प्रारंभ हो गया है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं कि हमारे अंदर से वाई क्रोमोजोम खत्म हो रहे हैं। अब वाई, ये साइंटिफिक, सॉलिड साइंटिफिक स्टडी बता रहा हूँ, और ये वाई क्रोमोजोम रैट्स में भी खत्म हो चुके हैं। एक पूरी स्टडी है कि एक प्रकार का रैट है जिसके अंदर वाई क्रोमोजोम। सो वाई क्रोमोजोम खत्म होने का क्या अर्थ है? इट मे टेक कपल ऑफ थाउजेंड ईयर्स, फ्यू थाउजेंड ईयर्स, लेकिन फ्यू थाउजेंड ईयर्स अगर हम देखें मिलेनियम्स के थ्रू तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसका मतलब है एक तो जो मेल की जो एक क्रूड मानसिकता, जिसके अंदर बहुत सारे उसके इसको कहा जाता है कि एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम क्या करता है, क्रिमिनल बिहेवियर पैदा करता है। फिजिकल आधार अगर ईविल का है तो वो वाई क्रोमोसोम है। तो अगर ये वाई क्रोमोसोम जाता है, ऑलरेडी ये प्रोसेस शुरू हो गई है, तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि हमारे अंदर अंदर ही बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन ऐसा हो कि ईविल क्रिमिनल बिहेवियर हमारे अंदर से चला जाए और सॉफ्ट पावर, जिसको फेमिनाइन पावर कहा गया है, वो हमारे अंदर इमर्ज करें। इसका मतलब सौहार्द, सहृदयता, दया, करुणा, ये सारे भाव हमारे अंदर से स्वतः ही प्रकट हों। तो ये कुछ एक छोटा सा परिवेश, जस्ट एक एटमॉस्फेयर बनाने को, तो ये सब माता जी श्री अरविंद ने और बहुत कुछ और भी देखा है उन्होंने। साइंस की प्रगति के बारे में भी लिखा है उन्होंने, साइकोलॉजी में चेंजेस आएंगे, एजुकेशन में चेंजेस आएंगे। जो पिछली बार वो वरुण और भृगु की कहानी में संकेत है, वो चेंजेस तो शुरू हो गए हैं साइकोलॉजी में, एजुकेशन में, हेल्थ के फील्ड में। स्वयं ही हम अपने अंदर से अपने शरीर को हील करना, ये सारी अब पॉसिबिलिटीज़ प्रारंभ हो गई हैं और बहुत कुछ है। लेकिन अभी मैं यहीं पर रुकूंगा क्योंकि ये मुख्यतः तो प्रश्न उत्तर का सेशन है। तो यदि कोई प्रश्न है इस पर, पिछली टॉक पर, या कोई भी और ऑब्जर्वेशन या प्रश्न है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक इट। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने आज बहुत बड़ी बात कही कि वाई क्रोमोसोम जो है वो खत्म हो रहे हैं। हाँ, ये लेटेस्ट रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको, एक्चुअल रिपोर्ट है साइंटिफिक जर्नल की। चलिए, तो ये मंच खुला है। जो लोग कोई भी प्रश्न करना चाहें, कोई टिप्पणी करना चाहें, कोई कुछ कहना चाहें, स्वागत है। दशोरा साहब ने अनम्यूट किया है। हरी जी, दशोरा साहब। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार जी। पांडे साहब ने अभी जो चित्र प्रस्तुत किया वह मुझे आर्थर क्लार्क की याद दिला देता है, जिसने साइंटिफिक नॉवेल्स लिखे थे और कल्पना में लिखे थे, जो आज उनमें से कई चीजें सत्य सृष्टि में परिणित होती हुई दिखाई देती। वो उसकी कल्पना थी, पर वैज्ञानिकों ने उन चीजों को, उसकी कल्पनाओं को सत्य में परिवर्तित होते हुए देखा, और हम भी देख रहे हैं उन चीजों को। अभी एक फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो पांडे साहब ने प्रस्तुत किया। आश्चर्य भी होता है, अचंभा भी होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि विश्वास भी नहीं होता है कि ये तो कल्पनाएं हैं। कल्पनाएं हम किसी भी दिशा में ले जाएं, पर जब कोई संत, कोई साधक इस तरह से चिंतन करके फ्यूचर को विजुअलाइज करता है, तो लगता है कि यह एक और अधिक चिंतन, मनन और खोज का विषय है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पांडे साहब का कि उन्होंने बहुत कम समय में विषय को जिस दिशा में ले गए वह आज नजर तो नहीं आता है। पर एक बात जो उन्होंने कही कि श्री मां ने कहा सतयुग प्रारंभ हो रहा है या हो गया है, और अभी 1000 वर्ष की और बात की आपने। इन दोनों में थोड़ा सा लगता है कि हल्का सा विरोधाभास नजर आ रहा है, पर शायद स्टार्ट ऑफ एनी थिंग इज द एंड ऑफ अनदर थिंग। हाँ,
तो ये उसी सेंस में है, प्रारंभ हो गया है। हो ही गया, हाँ, क्योंकि पर समय उसके का पल जिस फुलफिलमेंट तरह में से उसका, बढ़ हाँ, रहा है, काल बढ़ रहा है, तो सतयुग की तरफ वी आर टेंडिंग टुवर्ड्स सतयुग। वो 1000 वर्ष जो उन्होंने, हाँ, जो 1000 वर्ष उन्होंने कहे वो भौतिक रूपांतरण की बात की है कि पूरा शरीर चेंज होके नई प्रजाति का आना, उसके 1000 वर्ष उन्होंने कहे थे। बाद में हालांकि उन्होंने जिस गति से वो नई चेतना के आधार पर उन्होंने कहे थे, सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस जो अब एक्टिव हो गई है, उसमें नहीं गया उसके पीछे की उन्होंने ये क्यों कहा कि उन्होंने जो विकास, क्रमिक विकास है, उसके पीछे ये है कि चेतना की अनेकों सीढ़ियाँ, ये तो हमारे शास्त्रों में है, अनेकों लोक हैं। तो ये जैसे जैसे एक उच्चतर चेतना धरती के ऊपर क्रियान्वित हो जाती है, हालांकि वो छिपी रहती है, क्योंकि भगवान छिपे हैं तो सारी चेतना की इस तरह, पिंड में ब्रह्मांड है, ये इसका लॉजिक ये है। तो लेकिन ब्रह्मांड मतलब जितने भी लोक हैं, भुवन हैं, उनकी शक्तियाँ हैं, देव दानव असुर, वो सब अंदर में हमारे छिपे हुए हैं, किंतु वो धीरे धीरे उद्घाटित होते हैं। तो इसको पहला जो छिपे हुए हैं पिंड में ब्रह्मांड है, ये तो पार्ट है, इसको इन्वोल्यूशन कहा गया। अब वो पिंड के अंदर से वो ब्रह्मांड की जितनी भी संभावनाएं वो प्रकट होती हैं। तो अब तक वो मन तक की सीमा प्रकट होने लगी है, किंतु देवता भी हैं, वो भी छिपे हुए हैं, ये तो हमारी तैत्तरीय उपनिषद भी बताती है। तो देवता भी निकलेंगे इसके अंदर से, लेकिन देवताओं के परे साक्षात स्वयं भगवान छिपे हुए हैं, तो वो भी निकलेंगे। तो ये एक बड़ी लॉजिकल सी चीज़ है एक लेवल पर। और वो जो देवत्व और देवत्व के परे दिव्यत्व है, ये जो दिव्यत्व है जो सृष्टि का आधार बना, सुप्रामेंटल जिसको श्री अरविंद कहते हैं, वो अनेकत्व में एकत्व और एकत्व के आधार पर अनेकत्व, उसका जो बेसिस है वो सुपर माइंड है। और उस सुपर माइंड को, वो दिव्य का ही एक हम कहें कि एक एक्शन है, और वह सुपर माइंड अभी धरती पर अब क्रियान्वित शुरू हो गया। तो इसको श्री अरविंद ने कहा ट्रूथ की कॉन्शियसनेस। तो ट्रूथ का पहला चरण क्या होगा, ये पूछा सतयुग की हम जो बात कर रहे हैं। तो माता जी से किसी ने पूछा कि इसका पहला एक्शन क्या होगा, तो माता जी हंस के कहती हैं, जो तुम्हारे अंदर छिपा है वो बाहर आ जाएगा। अब देखिए ये कैसे हो रहा है, सब जगह हो रहा है। वो चीजें जो 20 वर्ष पूर्व हम दबे दबे बात करते थे कि हमको नहीं कहना चाहिए, या जिसमें भय लगता था, अब वो चीजें पूरी उघड़ के बाहर आ रही हैं। तो उसमें क्या है, ये भी माता जी ने बताया है कि गुड विल बिकम बेटर एंड ईविल विल बिकम वर्स। ये भी एक टाइम आएगा, क्योंकि अब जो अंदर में हेल्ड बैक था वो बाहर आ रहा है। अब लोग खुल के बोल रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। पहले ये नॉट एक्सेप्टेबल था। भारतवर्ष को ही देखें हम, 50 वर्ष पहले बहुत सारी बातें हम नहीं कह सकते थे, हमको केवल सहन करनी पड़ती थी। तो ये चीज़ें जो चेंज हो रही हैं, वो एक पहला कदम यही है सत्य का, कि वो सबको अनावृत कर देगा। और माता जी ने एक ही बात बोली कि तुम्हें अब ये एक इरिवर्सिबल मोड में है ये प्रोसेस। जैसा आपने कहा कि बिल्कुल माता जी श्री अरविंद ना केवल संत महात्मा ऋषि हैं, वो त्रिकाल दृष्टि हैं। ये श्री अरविंद के रिकॉर्ड्स ऑफ योग में है। माता जी ने 32 साल पहले भारत की स्वतंत्रता के ये डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया विल बी फ्री। इंडिया के फ्रीडम के बाद वो क्या करेगा, बोल्शेविज्म, गुंडा राज, ये श्री अरविंद ने डिक्लेयर कर दिया था कि थिंग्स लुक ओमिनस। फिर श्री अरविंद से जब माता जी से किसी ने पूछा कि माँ, श्री अरविंद आई होप इंडिया के लिए कुछ काम कर रहे हैं, ये 60s की बात है। माता जी ने कहा बिल्कुल, उन्होंने भारत के विकास का जिम्मा उनके हाथ में है, तो इसलिए तुम लोग चिंता नहीं करो, उसका निश्चित रूप से भविष्य अच्छा है। अब ये बात अगर आज से 30-40 साल पहले कोई कहता तो हमको विश्वास नहीं होता। तो अगर हम कालखंड की गति देखें तो बड़ी तीव्र गति से हो रही है। 2014 के बाद तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, बट भारत का एक अलग रुतबा या स्थान बन रहा है सारे संसार में। आज ही आप देख लीजिए, ये कल्पना नहीं कर सकते थे हम 30-40 साल पहले कि भारत का प्रधानमंत्री 2 वारिंग नेशंस, रूस भी जाएंगे और यूक्रेन भी जाएंगे। ये तो असंभव था। यू आर सपोज टू बी नॉन अलाइंड, पर ये सारी पॉलिसीज बदल गई और संसार देख रहा है और चुप खड़ा है। ये एक चेंज जो आ रहा है, हमको लग रहा है कि ये लोग हैं, परिस्थितियां, लेकिन ये अंदर से कोई चीज़ आ रही है जो लोगों को मूव कर रही है और हिला रही है। तो ये चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही हैं। और माँ ने बाद में तीव्र गति के चेंज को ये देखते हुए ये भी कहा, मे बी फ्यू 100 ईयर्स, 300 ईयर्स, यहाँ तक उन्होंने कहा। पर उन्होंने कहा कि हमारी ओर से लेकिन
यस की जरूरत है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने ये भी देखा है कि एक लार्ज सेक्शन है ह्यूमैनिटी जो कोलैप्स करेगी। उसमें उनकी भविष्यवाणी तो बहुत ही अद्भुत है, 70 की है। मेन, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, द चॉइस इज इम्पेरेटिव, ट्रूथ और द एबिस। ये केवल भविष्यवाणी नहीं है, ये तो जैसे कहते हैं आकाशवाणी कंस को हुई थी वैसी है कि मनुष्य, मैन, मानव समूह, राष्ट्र और महाद्वीप, ये तुमको चुनाव करना है, निश्चय करना है कि तुम सत्य के साथ खड़े हो या रसातल की ओर। तो ये चीज भी हम देख रहे हैं अब इस संसार में, और माँ ने कहा है कि ये चुनाव करने के अवसर आएंगे कुछ एक, जैसे इस पिछले डिकेड में आया, और ये चलेगा कुछ समय और, में भी 30 तक चलेगा ये कालखंड। फिर उसके बाद एक गैप आएगा। ये हम लोग सब जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में है कि प्रत्येक सतयुग में एक छोटा कलयुग का कालखंड आता है। क्यों? क्योंकि कलियुग जन्म, उसमें कई चीज़ें जो सफाई होती हैं, प्यूरिफाइड होती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट चरण आता है, वही एक ही सतयुग के अंदर देर आर मिनी कलयुग्स, और वैसे ही कलयुग के अंदर देर आर मिनी सतयुग्स। तो ये तो नोन है। तो ये जो मिनी कलयुग आते हैं वो वास्तव में हमारे प्योरिफिकेशन के लिए आते हैं। फिर ये कुछ समय तक ठीक रहेगा, एक स्टेबल उस पर पहुंचेगी मनुष्यता। फिर 20 साल बाद आएगा, मेरी अपनी मानना है कि 47 के करीब आएगा। फिर उसके बाद 20-25 साल मनुष्य चुनाव करेंगे, राष्ट्र चुनाव करेंगे, रीअलाइनमेंट होंगे, शिफ्टिंग्स होंगी, इकोनॉमी की, पॉलिटिक्स की, हर लेवल पर न्यू डिस्कवरीज होंगी। उसके बाद फिर एक स्टेबल पॉइज आएगा। इस तरह से ये सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ते हुए मनुष्यता, मे बी 300 ईयर्स, 1000 वर्ष उन्होंने देह के रूपांतरण की बात की है, जो वास्तव में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। अब इसका मैं एक सतयुग कलयुग की 1 मिनट बात छोड़ दें। जो एप है, जो बंदर है, जिसमें से मनुष्य उगा, तो ये मनुष्य जो निकला बंदर के अंदर से कितना समय लगा, तो हम देखते हैं कि 1 मिलियन ईयर्स, 1 मिलियन ईयर्स एप से, यानी नॉट 1000 बट 1 मिलियन ईयर्स एप से मनुष्य बनने में, और उसमें 9 ऐसी सब स्पेसीज आई जो विलुप्त हो गई, यानी जो मनुष्य जैसी थी लेकिन मनुष्य नहीं थी। ये जो हम लोग हैं, ये तो लेटेस्ट होमो सेपियंस इरेक्टस, इसके पहले क्रो-मैग्नोन मैन है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, निएंडरथल है, और भी हैं कई। तो ये आई, आपस में लड़ी, और बाद में मनुष्य पूरा जैसे हम हैं, जिसको फाइनल सिविलाइजिंग पॉइंट है होमो सेपियंस इरेक्टस, जिसमें मन पूरी तरह एक्टिव है, माइंड। तो मिलियन ईयर्स एप टू ह्यूमन, ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। और फिर ह्यूमन स्वयं इस धरती पर करीब 50,000 वर्ष या उससे ज़्यादा रहा है। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो 1000 साल तो लगता है कि चुटकी में चले जाएंगे, और उसके बीच में ये चॉइसेस आएंगी। तो हम लोगों के लिए तो उनका बिल्कुल स्पष्ट संकेत है, चूज। माने यहाँ तक कहा कि ये स्पिरिचुअल दिशा में, इवोल्यूशन की ओर ये उड़ा के ले जाएगा मनुष्यों को, जो चुन लेंगे। और बाकी का क्या होगा वो बाद में कहती है, एक बार ये सॉर्ट आउट हो जाएगा कि किसने क्या चुनाव किया अंदर में, तो काफी कुछ कोलैप्स होगा। 1/3 ऑफ ह्यूमैनिटी इज डेस्टाइन्ड टू कोलैप्स, फिनिश। अब ये तो माता जी ने स्वयं बात कही है। और एक सुपरामेंटल बीइंग और उसके और पशुओं के बीच में एक हायर ह्यूमैनिटी रहेगी। अब ये भी हम देख रहे हैं, लोग इसकी भविष्यवाणी या आशंकित हैं कि क्या पता पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो सकता है कि चांसेस हैं एक लार्ज सेक्शन डिस्ट्रॉय हो, जो रिफ्यूज कर रहा है इवोल्यूशन के लिए। ये हो चुका है। एप्स के बीच में भी यही चुनाव आया था, बाली सुग्रीव की कहानी के रूप में हमारे यहाँ है कि तो 2 प्रकार के एप थे, जो स्वयं को सक्षम समझते थे, अपने ही एपहुड को बेस्ट समझते थे। तो अभी भी हम देखते हैं 2 प्रकार के मनुष्य हैं। एक जो अपने इंटेलेक्ट को सब कुछ समझते हैं, और वो सोचते हैं कि इंटेलेक्ट के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन दूसरे हैं जो इंटेलेक्ट है उनके पास अच्छा खासा, लेकिन वो इंटेलेक्ट के परे कोई चीज का आभास करते हैं। लास्ट में रही कल्पना की बात, तो कल्पनाएं भी सत्य कल्पनाएं होती हैं। और इसका मैं उदाहरण देता हूं कि मैंने जाकर के लियोनार्डो डा विंची का म्यूजियम देखा हुआ है। और डा विंची के म्यूजियम में बड़ा अद्भुत है कि डा विंची ने आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले एक प्लेन की पूरी परिकल्पना की। अब पुष्पक विमान को तो चलो अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, डा विंची ने कैसे कल्पना की थी उस समय, तो यह असंभव लग रहा था। लेकिन आज प्लेन है। तो कई कल्पनाएं, ये जो हमारा माइंड डिवाइड करता है कल्पना और तथ्य के बीच में, तो
कल्पना भी ट्रूथ का एक एक्शन हो सकती है। और इसको श्री अरविंद ने कहा है कि ये जो सत्य है प्रारंभ में एक हायर इंटेलेक्ट के अंदर प्रकट होगा, चैत्य की गहराइयों में प्रकट होगा, और कलेक्टिव इमेजिनेशन में प्रकट होगा। और वो कलेक्टिव इमेजिनेशन जो न्यू स्पेसीज का ये तो फिल्म के रूप में आ गया है। हालांकि इसमें कभी कभी एलियन वगैरह की बात होती है, पर एक फिल्म आई थी कुकून, पूरा का पूरा एक न्यू बीइंग, ल्यूमिनस बीइंग, उसकी कहानी है। और आप देखिए कि अभी हाल में ये कलेक्टिव इमेजिनेशन की एक नई प्रकार की मनुष्यता, हालांकि वो एलियन से संपर्क के रूप में इसको समझते हैं, ये प्रारंभ हो गई है। तो बहुत कुछ है जो अभी आना है, और कल्पना में भी डिक्लेयर करता है तो अच्छी बात है। आज की कल्पना कल का सत्य होती है कई बार। एक बड़ी सुंदर बात लिखी है सावित्री में श्री अरविंद की ने कि अर्थ्स विंग्ड शिमेराज आर ट्रूथ स्टीड इन हेवन, द गॉड्स चूज द प्रेजेंट इम्पॉसिबल फॉर द फ्यूचर्स बेस। जो आज असंभव लगता है, असंभव क्यों लगता है? क्योंकि हम सोचते हैं काश ऐसा हो, लेकिन असंभव लगता है। लेकिन वो, अब देखिए टाइम मशीन की बात, आज असंभव लगता है लेकिन अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है क्या काल के थ्रू। अब वैज्ञानिक कहते हैं ये पॉसिबल है, और वो फिजिक्स के आधार पर कहते हैं कि ऐसे मीटिंग पॉइंट्स हैं, टाइम लूप्स हैं, जिसमें प्रवेश करके हम उसका नाम होता है वर्म होल, हम छलांग लगा सकते हैं। तो ये कल कल्पना थी, आज वो संभावना हो गई है, कल ये सत्य हो जाएगा। मैं एक मिनट में एक न्यूज आइटम पढ़ के सुना रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपने जो भी बात की उसी रेफरेंस में। हाँ। कादम्बरी के मार्च 2007 के अंक में छपी हुई न्यूज है, जिसमें लिखा है शाकाहारी 100 साल जिएंगे। 2056 तक विज्ञान आदमी के पूरे 100 साल तक जीने के पुख्ता इंतजाम कर देगा। भविष्य का 100 वर्षीय आदमी आज के 60 वर्षीय आदमी की तरह ही चुस्त दुरुस्त होगा। न उसकी कमर झुकेगी, न दिमाग सठियाएगा, न ही उसका दिल कमजोर होगा। ये महज किसी कल्पना लोक की लंतरानियां नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का यथार्थ बन चुकी उपलब्धियां हैं। फिलहाल स्तनधारियों के जीवन व्रत में 40% का इजाफा करने के बाद वैज्ञानिकों ने आदमी के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्र को विकसित करने की ठान ली है जो पूरे 100 साल तक भीतर की टूट फूट की अनवरत मरम्मत करने में कामयाब साबित होगा। इससे न केवल आदमी चुस्त दुरुस्त बना रहेगा, बल्कि डिंब और गर्भाशय ऊतकों के प्रत्यारोपण के जरिए स्त्री की प्रजनन क्षमता को भी 60-70 साल तक बरकरार रख सकेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के प्रोफेसर डैनियल पाउली का मानना है कि हम जितना ज्यादा जीव जंतुओं के दिमाग को भाषा पढ़ने में कामयाब होंगे, उतना ही ज्यादा हमारा मनुष्य समुदाय शाकाहार की ओर बढ़ता जाएगा। और यह अपनी तरह एक वैश्विक क्रांति होगी जब आदमी 100 साल जिएगा, और वह भी दूसरों की जीवों की हत्या किए बिना। 100 साल मिनिमम। आज की तारीख में जो साइंटिस्ट हैं वो तो 150 ईयर्स की बात कर रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा इस बात को सुन के कि पैराडॉक्स हुआ। एक पैराडॉक्स क्या हुआ है कि हम कैंसर का जो प्रकोप आया, कैंसर की स्टडी करके उनको एंटी एजिंग का रहस्य पता चला, प्रोलॉन्गिंग लाइफ का। क्योंकि कैंसर में क्या होता है, सेल्स मल्टीप्लाई कर दी जाती हैं। तो उन्होंने स्टडी किया कि ये क्यों मल्टीप्लाई करती हैं। तो उससे उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर टेलोमेरेज की उन्होंने स्टडी की, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम की सीक्वेंस है। तो उस पर स्टडी करके उन्होंने अब ये भी डिस्कवर की जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जो अब बहुत कुछ, तो हर लेवल पर कार्य होगा जिसके द्वारा एंटी एजिंग ये एक चीज़ आएगी, अंदर से भी होगा और जीवन शैली से भी होगा और वैज्ञानिक तरीकों से भी होगा। तो ये हर लेवल पर ये चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। तो 300 ईयर्स 500 ईयर्स इज नथिंग। अगर हम देखें कितने हजारों लाखों साल से हम भटक रहे हैं, तो इट्स ए ग्रैंड कल्मिनेशन। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और कोई कुछ कहना चाहे? पोद्दार रविचंद्र साहब, जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है। पोद्दार साहब पहले कुछ बोले। पोद्दार साहब ने भी हाथ खड़ा किया। हाँ, नहीं, आलोक जी, मैं तो आपकी हर बात से सहमत हुई, और मन ही मन तो अगर बाहर के लोग भी सुनेंगे तो सहमत होंगे। ये तो सामने प्रत्यक्ष है कि भारत का पुनर्जागरण जो है वो बहुत गति से हो रहा है। बिल्कुल। रोशनी हो रही है, सारा संसार के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं।
100 साल की उम्र की बात जो गई वो तो वेदों में लिखा है। पश्चिम शरद शतम जीवे में शरद शतम श्रृणुयान शरद शतम। प्रेयर में ही है कि 100 साल को मैं जीऊँ ही। कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजी विशेषतांग समा, बिल्कुल। तो ये वेदों में लिखा है, जिनको कि कितने हजार साल पहले को वेद कहाँ से आए, क्या हुआ, ऊपर से बोला हुआ गया वध नाम से, वध से। आज के दिन देखिए सारे संसार में, आज से 20 30 40 वर्ष 30 वर्ष पहले कोई सोच नहीं सकता था कि अमेरिका से भी दोस्ती रखेंगे, रशिया से भी रखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका वाले बोलते थे इंडिया के लिए, दोज हु आर नॉट फॉर अस आर अगेंस्ट अस। आज वो बोलते हैं बेस्ट बेस्ट पार्टनर है हमारे। भारत का सऊदी अरेबिया के साथ संबंध, सऊदी अरेबिया के साथ संबंध अबू है। धाबी जो भी अबू धाबी में मंदिर बना दिया है हाँ, ये जगह सब जगह। अद्भुत है। और पाकिस्तान ऊपर से जो भी कुछ हो, फॉरेन पावर्स ने उनको संभाल रखा है। फिर भी पाकिस्तान के लिए माता जी ने कहा था कि इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे, 5 टुकड़े। हाँ वो तो दिख रहा है हाँ, वो स्पष्ट। दिख रहा है सामने। बलूचिस्तान में अलग हो ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ईस्ट स्पष्ट। पाकिस्तान का जो हुआ तो हुआ ही था। और भी जगह, सब जगह पे नॉर्थ वेस्ट में अलग ही हो रहा है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें बहुत अनरेस्ट हो ही रहा है। तो बिल्कुल ये सब तो चीजें जो है इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। लोग सब बोलते नहीं है फॉरेनर्स, लेकिन सब मन में यही सोच रहे हैं इंडिया में क्या है, क्या खास बात है जो सब कुछ होते हुए भी। और अगर हम राष्ट्र के जीवन की अगर देखें अवधि, तो 75 ईयर्स इज नथिंग। राष्ट्रों का जीवन तो हजारों वर्ष चलता है, तो उस हिसाब से देखें तो द्रुत गति है। बिल्कुल। नहीं, वो भी है। आज सारे वर्ल्ड में लोग उपनिषद पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। कितने संस्करण गीताओं के अलग अलग भाषाओं में निकले हैं, कोई ठिकाना नहीं। सब लोगों के मन में खोज है। मैं एक बात हमेशा बोला करता हूँ, मैं रोटरी का प्रेसिडेंट था। ऑस्ट्रेलिया से 12 कपल आए थे, 24 लोग। अच्छा 12 महिलाएं, 12 पुरुष। तो जाने लगे तो मैंने उनको खाने पे बुलाया। खाने वाने के बाद उनमें से एक औरत ने मुझसे कहा कि हम लोग सारे वर्ल्ड में घूम लिए हैं, लेकिन इंडिया में कुछ खास बात है, वो क्या है आप लोग बता सकते हैं क्या? मैंने कहा मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप समझेंगे नहीं। बोले नहीं, बताइए। मैंने कहा भारत जो है वो आदि संस्कृति है। अगर उसके पहले कोई संस्कृति थी तो वो लुप्त हो गई। आदि संस्कृति है और भारत को गुरु बनना ही है सारे विश्व का। अगर आपको भारत को समझना है तो वन वे टिकट लेके आओ, 2 महीने घूमो सारे भारत में, छोटे छोटे जगहों में, यहाँ वहाँ। अगर आपकी तकदीर बहुत अच्छी होगी तो आपको भारत का सरफेस नजर आएगा। तो वो बोले हाँ, आई एग्री विथ यू। तो अंदर में सब में बड़ी ज्यादा जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है सारे विश्व में। और भारत जो कर रहा है उसके अगेंस्ट में कोई बोलने वाला नहीं। कहीं अमेरिका जा रहा है, अभी पोलैंड 45 साल बाद गया है भारत का प्राइम मिनिस्टर। यूक्रेन जा रहा है, कहाँ रशिया, कहाँ यूक्रेन, दोनों में दुश्मनी लगी हुई है, लड़ाई चल रही है, दोनों से बना रखा है उन्होंने। तो ये सब जो पुनर्जागरण की हाँ पुनर्जागरण बिल्कुल के सूचक हैं। बिल्कुल 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 स्पष्ट रूप से। हाँ, मैं रविदेव जी, रविदेव जी। हाँ हाँ, मैं सबसे नमस्ते। पहले तो डॉक्टर आलोक पांडे जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आज बहुत ही ऐसा रोचक और थ्रिलिंग सब्जेक्ट इन्होंने लिया है। इन्होंने कुछ चीजें जो बताई हैं, इसको हमने श्री माँ की भविष्यवाणी के रूप में उद्धृत किया है। मेरा इसके अंदर एक छोटा सा निवेदन होता है। निवेदन ये होता है कि जितने लोग सिद्ध पुरुष हैं, संत प्रवृत्ति के हैं, उनके अंदर दूरदर्शिता कुछ अधिक होती है।
डॉक्टर पांडे जी ने त्रिकालदर्शी शब्द प्रयोग किया, उससे तो मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि त्रिकालदर्शी तो केवल परमात्मा हो सकते हैं, ये मनुष्य मात्र की सामर्थ्य ही नहीं। तीनों काल की बात जानना, हाँ, लेकिन जितना सामान्य मनुष्य जानता है उससे बहुत आगे दूर तक का वर्तमान के संकेतों से अनुमान लगाना, ये केवल सिद्ध पुरुषों के और जो एकाग्र एक चित्त होते हैं उनके लिए संभव है। और ये संभव है इसीलिए जितने आपने बताए हैं, बहुत सारे विषय ऐसे बताए हैं जो बड़े रोचक लग रहे हैं, उस समय 1909 में बोले गए और आज इतने साल बाद, 125 साल बाद भी लग रहा है कि हाँ बहुत कुछ सत्य सिद्ध हो रहा है। तो जैसे इन्होंने बताया कि ये व्यक्तित्व का नहीं, सामाजिक शांति हो, और भारत का सूर्य जो है विश्व को आलोकित करेगा, ये हमारे मन की एक बहुत सुंदर कल्पना हो सकती है और संभावनाएं भी दिख रही है। और साथ में आपने जो एक बात कही है ना कि जनरेशन गैप जिसको हम बोलते हैं, ये क्वांटम जंप है। और क्वांटम जंप का मतलब यह है कि आज परिवर्तन जो है वो बहुत तेजी से हो, स्पीड इतनी बढ़ गई है, तो जिसको हमने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक ले आए हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो मेरी नेचुरल इंटेलिजेंस है उसको भी सप्लीमेंट क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके ऐसा कर दिया कि जो नेचुरल इंटेलिजेंस है लगभग वो एक तरह से लुप्त होने वाली है। तो मैं इसको कोई बहुत बड़ा प्रगति का साइन तो नहीं मानता हूँ, लेकिन हाँ ये तात्कालिक एक क्रांति तो अवश्य है। आपका कहना यह है कि द्वापर में मनुष्यों की आयु लंबी थी, ये बात सही है, क्योंकि श्री कृष्ण की आयु महाभारत के युद्ध में ही 125 वर्ष थी। भीष्म पिता में तो कितने बड़े रहे होंगे, बता रहे हैं 175 वर्ष थी। ये बहुत मुझे असंभव इसलिए नहीं लगता कि आज भी सामान्यतः हमारे से जो पहली पीढ़ी है उनकी आयु 60-65 से अधिक नहीं थी एवरेज। लेकिन आज हम ही लोगों की आयु 80 से पार, बहुत लोग हैं 80 और 90 के बीच में, बहुत लोग मिलते हैं। और कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली हैं जो 95 के भी हैं। जबकि हम बोलते हैं कि भोजन भी हमारा बड़ा प्रदूषित हो गया है, इतनी पोल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से मेडिकल एडवांसमेंट हो रहा है तो एजिंग भी हमारी बढ़ रही है। एजिंग का मतलब एज बढ़ रही है। अब उसके साथ में ये आज एंटी एजिंग प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, तो ये कोई बड़ा आश्चर्य नहीं लगता। 2-3 बात जो मुझे मुख्य रूप से मिसिंग नजर आ रही है, हमने अमेरिका की चर्चा की है, हमने रशिया की चर्चा की है, चाइना की चर्चा की है, यूरोप की बात करी है, इंग्लैंड की बात करी है, लेकिन कहीं पे ये बात नहीं करी कि अब्राहमिक रिलीजन्स का भी कोई उदय होगा। और अब्राहमिक रिलीजन्स के ही जो 3 सेक्ट हैं, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है और यहूदी है। आज की जो स्थिति है जिसके अंदर में हम इस्लाम बहुल सारे विश्व के अंदर में एक बहुत बड़ा आतंक का साया देख रहे हैं, मुझे ऐसा आश्चर्य हो रहा है कि सारी भविष्यवाणी में इस्लाम शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं। आज का जो सारे की सारी मानवता को खतरा हो रहा है, तो उसको एक चीज से तो कोरिलेट कर सकते हैं कि आपने कहा कि वाइट क्रोमोसोम घटेंगे तो क्रूरता बढ़ेगी, तो हम इसको इस्लाम के साथ में कोरिलेट भी कर सकते हैं। नहीं, एक्सक्लूसिविज्म रिलीजन का उसका विनाश तो कह दिया गया है, पर वो देखिए, बात केवल यहाँ नहीं, मेरा कहना क्या है, बात रिलीजन की नहीं है। मैं हालांकि आपकी हर विषय को बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ, और गंभीरता से ले रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा आपने एक शोध का विषय हमारे सबके सामने रखा है। आपने चूंकि इसको बड़े सुविचारित ढंग से सबके सामने रखा है, इसलिए मुझ जैसे व्यक्ति को ये अधिकार तो नहीं है कि मैं उस पर टिप्पणी करूं, क्योंकि तात्कालिक टिप्पणी करना तो इसका मतलब मेरी किसी भी स्टडी से वो बैग्ड नहीं है, तो ये तो अन्याय भी है, अनैतिक भी है। इसलिए मैं टिप्पणी कोई नहीं करूंगा। टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे अधिकार नहीं है इतनी तात्कालिक टिप्पणी करने का ऐसे सुविचारित विषय पर। लेकिन मुझको जो मिसिंग लिंक नजर आ रहा है कि इसके अंदर में कहीं पर भी इसका कि इस प्रकार के अब्राहमिक रिलीजन तो उस समय भी था 1909 में, क्योंकि 2000 साल 2500 साल पुराना है, सबसे पुराना उसमें यहूदी है। अब ये अब्राहमिक तीनों कजिन्स हैं। आज का जो विश्व के अंदर हम देखें तो ये जो 3 हैं दुनिया के अंदर में सबसे बड़े अशांति के, युद्ध के या मानवता के खतरा, इनका आपस का जो वैमनस्य का भाव है केवल वही है।
इसके अंदर में हिंदुत्व तो कहीं मायने भी नहीं रखता है, क्योंकि हम संख्या में ही बहुत थोड़े हैं और फिर इतने सॉफ्ट टारगेट हैं कि कहीं भी आपस में लड़ते हैं। बांग्लादेश में लड़ तो आपस में रहे हैं, खतरा जो है वो हिंदुत्व के लिए पैदा हो रहा है। तो स्थिति ऐसी हो रही है हिंदुत्व की, जैसे कहीं भी आग लगे तो सबसे पहले जो मक्खन है, घी है, डेयरी प्रोडक्ट है, वो पिघलने लगते हैं, उनके जलने की संभावना ज्यादा होती है। तो वो एक अलग विषय है। बात फिर युग की आई। युग के अंदर में मेरा इतना निवेदन है कि युग को लोगों ने कालखंड में बांटा हुआ है। इतने 4,32,000 साल का होगा, फिर 8,64,000 का। मैं इन सब चीज से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि वैदिक जब मान्यताओं को पढ़ते हैं तो समान घटनाओं वाला जो कालखंड होता है उसको एक युग कहते हैं, और जब वो पुरातन से नवीनता की ओर चलता है तो वो युगांतर होता है। तो हमारे यहाँ पे जिन 4 युगों की कल्पना की गई है, इसके लिए तो रामचरितमानस में तुलसी जी ने बड़े स्पष्ट छोटे छोटे दोहों में स्पष्ट कर दिया। तो मैं उन दोहों को तो यहाँ कोट नहीं करूंगा, लेकिन इतना बताना चाहता हूँ कि उनका कहना यह है कि सतयुग तो उसको कहेंगे कि जहाँ पे शुद्ध सत्व का हमको वो मिलता है, परिचय मिलता है। त्रेता युग वो है जिसके अंदर लोग सतोगुणी अधिक होते हैं, रजोगुण और तमोगुण बहुत कम होता है। द्वापर के अंदर रजोगुण की अधिकता होती है और कलयुग में तमोगुण की अधिकता होती है। तो प्रश्न यह है कि ये सारे गुण रहते तो हर समय हैं, हर मनुष्य में हर काल में रहते हैं, लेकिन अधिकता किसकी कितनी है, ये डिग्री का डिफरेंस है। तो ये जो युग की परिस्थिति है आज कलयुग के अंदर हम जो देख रहे हैं, अब इसको कलयुग कह सकते हैं, कलयुग का अंत कह सकते हैं, लेकिन अंत का किसी भी प्रकार से मुझको लगता है कि समय की सीमा में इसको बांधा नहीं जा सकता। एक चीज जरूर नजर आ रही है कि जिस प्रकार से ये आग्नेय अस्त्र, वारुण अस्त्र, ये हमारे त्रेता में श्री राम के पास भी और महाभारत के अंदर भी प्रचुर मात्रा में दिख रहे हैं। आज एक तरीके से जैसे साइक्लिकल होता है कि कोई चीज लौट के वापस आ रही है। आज की लगभग परिस्थितियां वही हैं। यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है उसके अंदर होड़ लगी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा वेपन का मास प्रोडक्शन कौन बना सकता है। वो जो होड़ लगा हुआ है, इसमें बात ये नजर आ रही है कि अमेरिका के और रूस को निकट लाने के अंदर भारत एक प्रकार का एक वो बन रहा है माध्यम। ये मुझको लगता है कि इसके अंदर में भारत को बहुत ज्यादा श्रेय देना मुझे इसलिए बहुत ज्यादा युक्ति संगत नहीं लगता कि ये सब स्वार्थ का युद्ध है। आज रूस को अमेरिका के साथ में, क्योंकि यूक्रेन तो केवल मोहरा है, अमेरिका और रूस का ये युद्ध हो रहा है जो प्रत्यक्ष नहीं है। मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन मुझे अगली जगह जाना है और ये तो एक बहुत लंबा विषय है। मैंने कई जगहों पर इस पर पिछली टॉक में भी कहा है और यूट्यूब पे मेरी इसके विषय में ये सारे जो प्रश्न हैं इन पर मेरी टिप्पणियाँ हैं, परंतु अभी तो बिकॉज समय की सीमा है, मुझे 6:30 कहीं और जाना है, क्योंकि ये तो बात चल सकती है, इस पर डिबेट डिस्कशन हो सकता है और मेरी क्षमा प्रार्थी हूँ। और क्योंकि 6:30 आई हैड टू गो समवेयर तो नहीं आपसे इस विषय में मैं आपसे इस विषय में व्यक्तिगत रूप से कभी भी फिर बात जरूर। ठीक। तो क्या और 5-10 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ तानी जी, एक्चुअली वो मेरी अनलेस कोई सब छोटे छोटे एक आधे क्वेश्चन देख लें और हाँ अगर क्वेश्चन है तो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो फिर वो तो फिर एक पैरेलल टॉक हो जाएगी। आदरणीय आलोक भैया से विनोद जी प्लीज। जी मैं ये मेरी एक ये जिज्ञासा है कि अगर जैसी कि बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान भारत में मिलता है तो यहाँ का तो धार्मिक संतुलन बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। विनोद जी, ये भी मैंने पूरी एक इस पर टॉक है, अखंड भारत। एक्चुअली ये सारे विषय अब तक जो आए हैं इन पर अलग अलग मैंने टॉपिक्स पे टॉक दी हुई है। अखंड भारत के ऊपर पूरा यही टॉक है जिसमें यही प्रश्न पूछा गया था। तो मेरी सजेशन रहेगी, और मैं आपको तो अच्छे से परिचित हूँ, अलग से भी आपको लिख करके भेज दूंगा क्योंकि हाँ जरूर आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि अखंड भारत पे एक अलग टॉक है और उसमें ये सारे प्रश्न कि भाई भारत का जो धार्मिक संतुलन बिगड़ेगा कैसे होगा, मुसलमानों की जो प्रॉब्लम है, ये सारी बातें विस्तार से कि भाई हाउ टू हैंडल दैट। और फिर उसके साथ सनातन धर्म और भी अधिक डेंजर में जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें
और बांग्लादेश क्राइसिस बहुत विस्तार में मैंने डिस्कस किए हैं। सो मैं संक्षेप में उत्तर देना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो एक बड़ा गूढ़ गंभीर विषय है। ये समस्या को एकदम समरी ट्रीटमेंट करना उचित नहीं होगा, पर यहाँ केवल इतना ही बता सकता हूँ, अगर समरी ट्रीटमेंट है, अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना मत है, परंतु मेरा ये मानना है कि जब श्री कृष्ण, एक बस कहानी से इसको मैं समाप्त करना चाहूँगा कि एक मिनट में बस ये कहानी कह के कि ये कहानी आती है कि भाई जब कंस का राज्य चल रहा था, दुर्वासा ऋषि आते हैं और वहाँ पर ये बात होती है, सब लोग के मन में एक ही प्रश्न है, कंस का राज्य कब खत्म होगा, और छोटे कन्हैया जन्म ले चुके हैं। और दुर्वासा ऋषि देख करके कृष्ण जी की आंखों में कहते हैं कि फोड़ दूं भंडा, और कृष्ण कहते हैं तुम्हें जो कहना है कह लो, समझेंगे वो जो इनकी बुद्धि को मैं समझाऊंगा, क्योंकि हर व्यक्ति तैयार नहीं है उस विशाल सत्य के लिए। तो दुर्वासा ऋषि कह के चले जाते हैं, जब कोई बच्चा गोवर्धन उठा ले तो ये समझना कि भाई कंस के राज का अंत हो जाएगा। तो अब फैक्शंस बनते हैं, एक फैक्शन कहता है कि ये तो कपोल कल्पना है, ये तो संभव नहीं है धरती पर। तो उन्होंने डिसेंटली ये कहना चाह रहे थे कि कंस का राज तो भैया वैसे ही चलेगा। दूसरे कहते हैं कि नहीं, इसका मतलब है स्वर्ग में ये संभव है, तो यहाँ पर तो चीज़ें वैसी ही रहेंगी लेकिन स्वर्ग में ये बदल सकती हैं। और तीसरे जो थे वो कहते हैं कि नहीं, अगर उन्होंने कहा है तो सत्य होगा, क्या पता मैं ही वो बच्चा हूँ जो गोवर्धन उठाने वाला हो। और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। तो ये चीज़ें कई बार जब घटना के हम बहुत निकट भी होते हैं तो हम इस चीज़ को नहीं जान पाते। जैसे महाभारत युद्ध के 4 दिन पहले किसको ये कल्पना रही होगी कि 18 दिनों में इतना महानाश होने वाला है। और रही एक बात मैं लेकिन स्पष्ट कर दूं कि त्रिकालदर्शिता हमारे संस्कृति में व्यास वाल्मीकि दोनों को ये बताया गया है कि वो त्रिकालदर्शी थे। तो ऐसा नहीं कि त्रिकालदर्शिता एक हमारे उसके परे की बात है। और बिल्कुल ये कहा गया है कि देवर त्रिकालदर्शी। श्री कृष्ण जब बताते हैं भविष्य क्या होने वाला है तो दैट इज त्रिकालदर्शिता। और श्री अरविंद ने इसको साइंटिफिकली, अपने रिकॉर्ड्स ऑफ योगा हैं जिसमें वो उसको वैज्ञानिक रूप से स्टडी करते हैं कि कहाँ उसमें एरर था, कहाँ नहीं था। तो इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि श्री अरविंद निश्चित रूप से त्रिकालदर्शी थे। अब उनको हम ऋषि कहें, परमात्मा, ये आस्था की बात है। और इसके कई ऐसे ये बहुत बड़ा विषय है, किंतु कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे जो उनके जीवन में, अब यही जैसे स्वयं कहा गया 1909 में वो बता रहे हैं भारत की नियति, जो आज हमको लग रहा है कि हम लगभग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो इसमें तो कोई, एटलीस्ट मुझे कोई डाउट नहीं है। बाकी ठीक है, अपना अपना अपनी सोच है। अरे चरण सिंह, डॉक्टर चरण सिंह सर, चरण सिंह जी की 1 मिनट बात सुन ले। हाँ जरूर जरूर जरूर, आई वुड लाइक। डॉक्टर चरण सिंह प्लीज। हाँ प्लीज। चरण सिंह जी अनम्यूट करिए। जी जी, बहुत सारा प्रणाम आप सबको। आदरणीय आलोक भाई जी को हिमालय से प्रणाम है। और मैं अपराधी हूं क्योंकि मैं अभी देर से घर पहुंचा हूं, तो तुरंत जुड़ रहा हूं। मैं आपकी पूरी वार्ता सुनूंगा। इट इज ऑलवेज ए जॉय टू लिसन टू आलोक भाई जी। उनके द्वारा माँ ही बोलती हैं। हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच हैं। आपके प्रेम आशीर्वाद के लिए, और आदरणीय दानी जी, दानी ट्रस्ट का जो इस तरह का एक परिवेश बनाने का जो ये आध्यात्मिक यज्ञ है, इसके लिए भी आपको साधुवाद है। आपको बहुत बहुत प्रणाम। मुझे यही कहना है। आभार। मुझे भी चरण सिंह, तुम्हें भी, और हिमालय की पावन भूमि को और भारत भूमि को तुम्हारे माध्यम से बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। बहुत ही विचारोत्पादक आज की वार्ता रही। सभी लोगों के मन में उथल पुथल है और मेरे ख्याल से और कुछ जिज्ञासाएं होंगी, लेकिन समय का अभाव है। हम आज की वार्ता को यहीं समाप्त करते हैं। सभी का आभार। डॉक्टर पांडे जी का विशेष रूप से आभार कि आपने आज बहुत ही व्यस्त होते हुए भी आपने समय दिया और इस वार्ता को बढ़ाया। सभी वक्ताओं का, जिन्होंने टिप्पणी की, जिन्होंने प्रश्न किए, उन सबका भी, और जो श्रोता हैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार। अगले शुक्रवार को हम फिर मिलेंगे नई वार्ता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। सभी को नमस्कार।